अभी तक हमने जाना कि अकेली अनाथ अनुराधा अपने एक रिश्ते के भांजे के साथ मकान में रह रही है। विजय उसे मकान से निकालने के लिए आया तो है, लेकिन उस पर दया खाकर कुछ दिन उसे वहीं रहने के लिए कह दिया है। अब आगे की कथा। इस मकान में आने के बाद एक पुरानी आराम कुर्सी मिल गई थी। शाम को उसी के हत्थों पर दोनों पैर पसार कर विजय आंखें नीचे किए हुए चुरुट पी रहा था। तभी कान में भनक पड़ी, बाबू साहब। आंख खोलकर देखा, पास ही खड़े एक वृद्ध सज्जन बड़े सम्मान के साथ संबोधित कर रहे हैं। वह उठकर बैठ गया। सज्जन की आयु 60 के ऊपर पहुंच चुकी है, लेकिन मजे का गोल मटोल ठिगना मजबूत और समर्थ शरीर है। मूछें पककर सफेद हो गई हैं, लेकिन गंजी चांद के इधर उधर के बाल भंवरों जैसे काले हैं। सामने के 2-4 दांतों के अतिरिक्त बाकी सभी दांत बने हुए हैं। वार्निशदार जूते हैं और घड़ी के सोने की चेन के साथ शेर का नाखून जड़ा हुआ लॉकेट लटक रहा है। गवई गांव में यह सज्जन बहुत धनाढ्य मालूम होते हैं। पास ही एक टूटी चौकी पर चुरुट का सामान रखा था। उसे खिसकाकर विजय ने उन्हें बैठने के लिए कहा। वृद्ध सज्जन ने बैठकर कहा, नमस्कार बाबू साहब। विजय ने कहा, नमस्कार। आगंतुक ने कहा, आप लोग गांव के जमींदार ठहरे। आपके पिताजी बड़े प्रतिष्ठित और लखपति आदमी हैं। नाम लेते सुप्रभात होता है। आप उन्हीं के सुपुत्र हैं। उस बेचारी पर दया न करने पर बड़े संकट में पड़ जाएगी। कौन बेचारी? उस पर कितने रुपए निकलते हैं? सज्जन ने कहा, रुपए पैसे का मामला नहीं है। जिसका मैं जिक्र कर रहा हूँ वो है स्वर्गीय अमर चटर्जी की कन्या। वह प्रातः स्मरणीय व्यक्ति थे, गगन चटर्जी की सौतेली बहन। यह उसका पैतृक मकान है। वह रहेगी नहीं, चली जाएगी। उसका इंतजाम हो गया है, लेकिन आप जो उसे गर्दन पकड़कर निकाले दे रहे हैं, सो क्या आपके लिए उचित है? इस अशिक्षित वृद्ध पर क्रोध नहीं किया जा सकता। इस बात को विजय मन ही मन समझ गया, लेकिन बात करने के ढंग से एकदम जल भुन गया। बोला, अपना उचित अनुचित मैं खुद समझ लूंगा, लेकिन आप कौन है जो उनकी ओर से वकालत करने आए हैं? वृद्ध ने कहा, मेरा नाम है त्रिलोचन गंगोपाध्याय। पास के गांव के मस्जिदपुर में मकान है। सभी जानते हैं मुझे। आपके माता पिता के आशीर्वाद से इधर कोई आदमी मिलना मुश्किल है जिसे मेरे पास हाथ न पसारना पड़ता हो। आपको विश्वास ना हो तो विनोद घोष से पूछ सकते हैं। विजय ने कहा, मुझे हाथ पसारने की जरूरत होगी तो महाशय जी का पता लगा लूंगा, लेकिन जिनकी आप वकालत करने आए हैं उनके आप लगते कौन है, क्या मैं जान सकता हूँ? सज्जन मजाक के तौर पर जरा मुस्कुरा दिए, फिर बोले, मेहमान। बैसाख के कुछ दिन बीतने पर ही मैं उससे विवाह कर लूंगा। विजय चौंक पड़ा। बोला, आप विवाह करेंगे अनुराधा से? जी हाँ, मेरा यह इरादा पक्का है। जेठ के बाद फिर विवाह का जल्दी कोई मुहूर्त नहीं है, नहीं तो यह शुभ कार्य इसी महीने संपन्न हो जाता। रहने देने की यह बात मुझे आपसे कहनी ही ना पड़ती। कुछ देर अवाक रहकर विजय ने पूछा, वर देखकर विवाह किसने निश्चय किया? क्या गगन चटर्जी ने? वृद्ध ने क्रुद्ध दृष्टि से देखते हुए कहा, वह तो फरारी आसामी है साहब। प्रजा का सत्यानाश करके चंपत हो गया। इतने दिनों से वही तो विघ्न डाल रहा था, नहीं तो अगहन में ही विवाह हो जाता। कहता था, हम लोग जातिगत कुलीन ठहरे, कृष्ण की संतान वंशज के घर बहन को नहीं ब्याहेंगे। यह था उसका बोल। अब वह घमंड कहाँ गया? वंशज के घर ही तो अंत में गरजमंद बनकर आना पड़ा। आजकल के ज़माने में कुल कौन सोचता फिरता है साहब? रुपया ही कुल है, रुपया ही मान सम्मान, रुपया ही सब कुछ है। कहिए, ठीक है कि नहीं? विजय ने कहा, हाँ सो तो ठीक है। अनुराधा ने मंजूर कर लिया है? सज्जन ने बड़े गर्व के साथ अपनी जांघ पर हाथ मारकर कहा, मंजूर? कहते क्या है साहब, खुशामदें की जा रही हैं। शहर से आकर आपने जो एक घुड़की दी, बस फिर क्या था? आंखों के आगे अंधेरा छा गया, मैयारी दैयारी पड़ गई, वरना मेरा तो इरादा ही बदल गया था।
लड़कों की मर्जी नहीं, बहुओं की राय नहीं, लड़कियां और दामाद भी विरुद्ध हो गए थे। और फिर मैंने भी सोचा, जाने दो, गोली मारो, 2 बार गृहस्थी बस चुकी, अब रहने दो। लेकिन जब अनुराधा ने स्वयं आदमी भेजकर मुझे बुलवा कर कहा कि गंगोली महाशय, चरणों में स्थान दीजिए, तुम्हारा घर आंगन बुहार कर खाऊंगी, तब क्या करता, मंजूर करना ही पड़ा। विजय अवाक हो रहा। वृद्ध महाशय कहने लगे, विवाह तो इसी मकान में होना चाहिए। देखने में जरा भद्दा मालूम होगा, वरना मेरे मकान में भी हो सकता था। गगन चटर्जी की कोई एक बुआ है, वही कन्यादान करेगी। अब सिर्फ आप राजी हो जाएं तो सब काम ठीक हो जाए। विजय ने गर्दन उठाकर कहा, राजी होकर मुझे क्या करना पड़ेगा बताइए? मैं मकान खाली करने के लिए ना कहूँ, यही तो अच्छी बात है। ऐसा ही होगा। अब आप जा सकते हैं। नमस्कार। नमस्कार महाशय जी, नमस्कार। सो तो है ही। आपके पिता ठहरे लखपति, प्रातः स्मरणीय व्यक्ति, नाम लेने से सुप्रभात होता है। सो तो है। अब आप पधारिए। तो जाता हूँ महाशय जी, नमस्कार, कहकर त्रिलोचन बाबू चल दिए। वृद्ध के जाने के बाद विजय चुपचाप बैठा अपने मन को समझाने लगा कि उसे इस मामले में सिर खपाने की क्या जरूरत है। वास्तव में इसके सिवाय इस लड़की के लिए चारा ही क्या है? कोई ऐसी बात नहीं होने जा रही है जो संसार में पहले कभी ना हुई हो। संसार में ऐसा तो होता ही रहता है, फिर उसके लिए सोचना ही क्या। सहसा उसे विनोद घोष की बात याद आ गई। उस दिन वह कह रहा था, अनुराधा अपने भैया से इसी बात पर झगड़ने लगी थी कि कुल के गौरव से उसे क्या लेना देना, आसानी से खाने पहनने भर को मिल जाए, इतना ही बहुत है। प्रतिवाद में गगन ने गुस्से में आकर कहा था, तू क्या माँ बाप का नाम डुबो देना चाहती है? अनुराधा ने उत्तर दिया था, तुम उनके वंशधर हो, नाम बनाए रख सको तो रखना, मैं नहीं रख सकूंगी। इस बात की वेदना को विजय नहीं समझ सका। वह स्वयं कुल के गौरव और सम्मान पर जरा सा विश्वास रखता हो सो बात नहीं, फिर भी गगन के लिए सहानुभूति जाग उठी और अनुराधा के तीखे उत्तर की मन ही मन ज्यों ज्यों आलोचना करने लगा, त्यों त्यों वही निर्लज्ज, लोभीहीन और तुच्छ मालूम होने लगी। बाहर आंगन में धीरे धीरे आदमियों की भीड़ इकट्ठी होती जा रही थी। उनको लेकर काम करना है, लेकिन आज उसे कुछ भी अच्छा नहीं लगा। दरबान से कहकर सबको विदा करा दिया। फिर जब बैठक में अकेला बैठा न रहा गया तो न जाने क्या सोचकर सीधा अंदर चला गया। रसोई घर के बरामदे में चटाई पर अनुराधा लेटी हुई थी। उसके दोनों और लड़के हैं, कुमार और संतोष। महाभारत की कहानी चल रही थी। रात की रसोई का काम जल्दी निपटाकर वह रोजाना शाम के बाद इसी तरह लड़कों के साथ लेटकर कहानियां सुनाया करती है और फिर खिला पिलाकर कुमार को उसके बाप के पास भेज दिया करती है। चांदनी रात है, सघन पत्तों वाले आम के पेड़ के पत्तों की सेंधों में से चंद्रमा की चांदनी छन छन कर उसके बदन और चेहरे पर पड़ रही है। पेड़ की छाया में किसी आदमी को इधर आते देखा तो अनुराधा ने चौंक कर पूछा, कौन? मैं हूँ, विजय। तीनों जने भड़बड़ाकर उठ बैठे। संतोष छोटे बाबू से अधिक डरता है। पहले दिन की बात अभी भूला नहीं है। वह जैसे तैसे उठकर भाग गया। कुमार ने भी अपने मित्र का अनुसरण किया। विजय ने पूछा, त्रिलोचन गांगुली को आप जानती हैं? वह आज मेरे पास आए थे। अनुराधा को आश्चर्य हुआ। उसने कहा, आपके पास? लेकिन आप तो उनके कर्जदार नहीं हैं। नहीं, लेकिन होता तो शायद आपको लाभ होता। मेरे एक दिन के अत्याचार का बदला आप और किसी दिन चुका सकती। अनुराधा चुप रही। विजय ने कहा, वह जता गए हैं कि आपके साथ उनका विवाह होना निश्चित हो गया है। क्या यह सच है? हाँ। आपने स्वयं भिखारिन बनकर उन्हें राजी किया? हाँ, यही बात है। अगर यही बात है तो बड़ी लज्जा की बात है, केवल आपके लिए ही नहीं, मेरे लिए भी। आपके लिए क्यों? वही बताने के लिए आया हूँ। त्रिलोचन कह गए हैं कि मेरी जाति से ही शायद आपने ऐसा प्रस्ताव रखा है। कहते थे आपके लिए कहीं कोई ठौर नहीं है। आपने बड़ी अनुनय विनय से उन्हें राजी किया है, नहीं तो इस बुढ़ापे में उन्होंने विवाह की इच्छा छोड़ दी थी। केवल आपके रोने धोने पर ही वह राजी हुए हैं। हाँ, ये सच है, विजय ने कहा। अपनी जाति में वापस लेता हूँ और अपने व्यवहार के लिए आपसे क्षमा मांगता हूँ। अनुराधा चुप रही। विजय कहने लगा, अब अपनी ओर से इस प्रस्ताव को वापस ले लीजिए। नहीं, ये नहीं हो सकता। मैंने वचन दे दिया है, सब कोई सुन चुके हैं। लोग उनका मजाक उड़ाएंगे
और इसमें नहीं उड़ाएंगे, बल्कि और अधिक उड़ाएंगे। आपके बराबर के उनके लड़के लड़कियां हैं, उनके साथ लड़ाई झगड़ा होगा, उनकी घर गृहस्थी में उपद्रव उठ खड़ा होगा, स्वयं आपके लिए भी अशांति की सीमा नहीं रहेगी। इन सब बातों पर आपने विचार किया है? अनुराधा ने बड़ी नरमी से कहा, विचार कर लिया है, मेरा विश्वास है कि ये सब कुछ नहीं होगा। सुनकर विजय दंग रह गया। बोला, वृद्ध हैं, कितने दिन जिएंगे, आप आशा करती हैं? अनुराधा ने उत्तर दिया, पति की दीर्घायु संसार में सभी स्त्रियां चाहती हैं। ऐसा भी हो सकता है सुहाग लिए मैं पहले ही मर जाऊं। विजय को इस बात का उत्तर खोजने पर भी नहीं मिला। स्तब्ध खड़ा रहा। कुछ पल इसी तरह स्तब्धता में बीत जाने के बाद अनुराधा ने विनीत स्वर में कहा, ये सच है कि आपने मुझे चले जाने की आज्ञा दे दी है, लेकिन उसके बाद किसी भी दिन आपने इस बात की चर्चा नहीं की। दया के योग्य मैं नहीं हूँ, फिर भी आपने दया की है, इसके लिए मैं मन ही मन कितनी कृतज्ञ हूँ बता नहीं सकती। विजय की ओर से कोई उत्तर न पाकर अनुराधा फिर कहने लगी, भगवान साक्षी हैं, आपके विरुद्ध मैंने किसी से भी कोई बात नहीं कही। कहने से मेरी ओर से अन्याय होता, मेरा कहना झूठा होता। गंगोली महाशय ने अगर कुछ कहा हो तो वह उनकी बात है, मेरी नहीं। फिर भी मैं उनकी ओर से क्षमा मांगती हूँ। विजय ने पूछा, आप लोगों का विवाह कब है? जेठ बदी 13 को, तब तो लगभग 1 महीना ही रह गया है ना? हाँ, अब इसमें कोई परिवर्तन नहीं हो सकता शायद। विजय बहुत देर तक चुपचाप खड़ा रहा, फिर बोला, तो फिर मुझे और कुछ नहीं कहना, लेकिन आपने अपने भविष्य और जीवन के बारे में जरा सा भी विचार नहीं किया, मुझे इस बात का दुख है। अनुराधा ने कहा, एक बार नहीं 100 बार विचार कर लिया है, यही मेरी दिन रात की चिंता है। आप मेरे शुभाकांक्षी हैं, आपके प्रति कृतज्ञता प्रकट करने के लिए खोजने पर भी शब्द नहीं मिलते, लेकिन आप स्वयं ही मेरे बारे में सारी बातें सोच कर देखिए। पैसा नहीं, रूप नहीं, घर नहीं, बिना अभिभावक के अकेली गांव के अनाचार अत्याचारों से बचकर कहीं खड़े हो सकने तक के लिए ठौर नहीं। उम्र हो गई 23-24, उनके अतिरिक्त कौन मेरे साथ विवाह करना चाहेगा, आप ही बताइए। तब फिर दाने दाने के लिए किसके सामने हाथ पसारती फिरूंगी। सुनकर आप भी क्या सोचेंगे मन में? यह सभी बातें सच हैं, इसका प्रतिवाद नहीं किया जा सकता। 2-3 मिनट निरुत्तर खड़े रहकर विजय ने गंभीर वेदना के साथ कहा, ऐसे समय में क्या मैं आपका कोई भी उपकार नहीं कर सकता? कर सकता तो बड़ी प्रसन्नता होती। अनुराधा ने कहा, आपने मुझ पर बहुत उपकार किया है, जो कोई भी ना करता। आपके आश्रय में मैं निडर हूँ, मेरे दोनों बच्चे मेरे चांद सूरज हैं, यही मेरे लिए बहुत है। आपसे केवल इतनी ही प्रार्थना है कि मन ही मन आप मुझे भैया के अपराध की भगिनी बनाकर ना रखिएगा। मैंने जानबूझकर कोई अपराध नहीं किया, मुझे मालूम हो गया है, आपको कहने की आवश्यकता नहीं है। इतना कहकर विजय बाहर चला गया। कलकत्ता से कुछ साग सब्जी फल और मिठाई आदि आई थी। विजय ने नौकर से रसोई घर के सामने टोकरी उतरवा कर कहा, अंदर होंगी जरूर। अंदर से मीठी आवाज में उत्तर आया, विजय ने कहा, आपको पुकारना भी कठिन है, हमारे समाज में होती तो मिस चैटर्जी या मिस अनुराधा कहकर आसानी से पुकारा जा सकता था, लेकिन यहाँ तो यह बात बिल्कुल नहीं चल सकती। आपके लड़कों में से कोई होता तो उनमें से किसी को अपनी मौसी को बुला दो कहकर अपना काम निकाला जा सकता था, लेकिन इस समय वह भी फरार है। क्या कहकर बुलाऊं बताइए? अनुराधा दरवाजे के पास आकर बोली, आप मालिक ठहरे, मुझे राधा कहकर पुकारा कीजिए। विजय ने कहा, बुलाने में कोई आपत्ति नहीं, लेकिन मालिकाना अधिकार के जोर पर नहीं। मालिकाना अधिकार था गगन चटर्जी पर, लेकिन वह तो चंपत हो गया। आप क्यों मालिक बनाने लगी? आपको किस बात की गरज है? अंदर से सुनाई दिया, ऐसी बात मत कहिए, आप हैं तो मालिक ही। विजय ने कहा, उसका दावा मैं नहीं करता, लेकिन उम्र का दावा जरूर रखता हूँ। मैं आपसे बहुत बड़ा हूँ, नाम लेकर पुकारा करूँगा तो नाराज ना होइएगा। नहीं, विजय ने यह बात महसूस की है कि घनिष्ठता पैदा करने का आग्रह स्वयं उसकी ओर से कितना ही प्रबल क्यों ना हो, दूसरे पक्ष की ओर से बिल्कुल नहीं है। वह किसी भी तरह सामने नहीं आना चाहती और हमेशा संक्षिप्त लेकिन सम्मान सहित ओट में छिपे होकर उत्तर दे देती है।
विजय ने कहा, घर से कुछ साग सब्जी फल और मिठाइयाँ आदि आई हैं, इस टोकरी को उठाकर रख लीजिए, लड़कों को दे दिया करिए, छोड़ जाइए, जरूरत के अनुसार रखकर आपके यहाँ बाहर भिजवा दूंगी। नहीं नहीं, सो मत कीजिएगा, मेरा रसोइया ठीक से रसोई बनाना नहीं जानता। दोपहर से देख रहा हूँ कि चादर तानकर पड़ा हुआ है, पता नहीं कहीं आपके देश में मलेरिया ने न घेर लिया हो, बीमार पड़ गया तो परेशान कर डालेगा। लेकिन मलेरिया तो हमारे यहाँ है ही नहीं, वह अगर ना उठा तो आपकी रसोई कौन बनाएगा? विजय ने कहा, इस बेला की तो कोई बात नहीं, कल सवेरे विचार किया जाएगा। और कुकर तो साथ में है ही, कुछ नहीं हुआ तो नौकर से ही उसमें कुछ बनवा बुनवू लूंगा, लेकिन तकलीफ तो होगी ही। नहीं, मुझे आदत पड़ी हुई है। हाँ, लड़के को तकलीफ पाते देखता तो जरूर कष्ट होता, सो उसका भार आपने ले ही रखा है। क्या बना रही हैं इस बेला? टोकरी खोलकर देखिए ना, शायद कोई चीज काम आ जाए। काम तो आएगी ही, लेकिन इस बेला मुझे रसोई नहीं बनानी है। नहीं बनानी? क्यों? कुमार की देह कुछ गर्म सी मालूम होती है, रसोई बनाने पर वह खाने के लिए मचलेगा। इस बेला का जो कुछ बचा है उससे संतोष का काम चल जाएगा। देह गर्म हो रही है उसकी, कहाँ है वह? मेरे बिछौने पर लेटा संतोष के साथ गपशप करता है। आज कह रहा था बाहर नहीं जाएगा, मेरे ही पास सोएगा। विजय ने कहा, सोया रहे, लेकिन अधिक लाड़ प्यार पाने पर वह फिर मौसी को छोड़कर घर नहीं जाना चाहेगा, तब फिर एक नई परेशानी उठानी पड़ जाएगी। नहीं उठानी पड़ेगी, कुमार कहना ना मानने वाला लड़का नहीं है। विजय ने कहा, क्या होने से कहना ना मानने वाला होता है? सो आप जाने, लेकिन मैंने तो सुना है वह आपको कम परेशान नहीं करता। अनुराधा कुछ देर चुप रहकर बोली, परेशान करता है तो केवल मुझे ही तो परेशान करता है, और किसी को तो नहीं करता। विजय ने कहा, सो मैं जानता हूँ, लेकिन मौसी ने मान लो कि सह लिया, लेकिन उसकी ताई जी तो सहने वाली है नहीं, और अगर किसी दिन सौतेली माँ आ गई तो जरा भी बर्दाश्त नहीं करेगी। आदत बिगड़ जाने से खुद उसी के लिए बुरा होगा। लड़के के लिए बुरी हो ऐसी विमाता आप घर में लाए ही क्यों? ना सही। विजय ने कहा, लानी नहीं पड़ती, लड़के का भाग्य फूटने पर विमाता अपने आप घर में आ जाती है, तब उस खराबी को रोकने के लिए मौसी की शरण लेनी पड़ती है। लेकिन हाँ, अगर वह राजी हो। अनुराधा ने कहा, जिसके माँ नहीं है मौसी उसे छोड़ नहीं सकती, कितने ही दुख में क्यों ना हो, पाल पोस कर बड़ा करती ही है। याद रखूंगा, कहकर विजय चला जा रहा था, फिर लौटकर बोला, अगर अभद्रता के लिए क्षमा करें तो एक बात पूछूं? पूछिए। कुमार की चिंता बाद में की जाएगी, कारण उसका बाप जीवित है। आप उसे जितना निठुर समझती हैं उतना वह है नहीं, लेकिन संतोष उसके माँ बाप दोनों ही जाते रहे। नए मौसा त्रिलोचन के घर अगर उसके लिए ठौर ना हुआ तो उसका क्या करेंगी? इस बात पर विचार किया है? अनुराधा ने कहा, मौसी के लिए ठौर होगा, बहनोत के लिए नहीं होगा। होना तो चाहिए, लेकिन जितना मैं उन्हें देख सकता हूँ उससे तो अधिक भरोसा नहीं होता। इस बात का उत्तर अनुराधा तत्काल न दे सकी, सोचने में जरा समय लग गया, फिर शांत और दृढ़ स्वर में कहने लगी, तब पेड़ के नीचे दोनों के लिए ठौर होगा, इसे कोई नहीं रोक सकता। विजय ने कहा, बात तो मौसी के अनुरूप है, इसमें इनकार नहीं किया जा सकता, लेकिन यह संभव नहीं है, तब उसे मेरे पास भेज दीजिएगा। कुमार का साथी है वह, अगर कुमार बन सका तो वह भी बन जाएगा। अंदर से फिर कोई उत्तर नहीं आया। विजय कुछ देर प्रतीक्षा करने के बाद बाहर चला गया। 2-3 घंटे के बाद संतोष ने आकर दरवाजे के बाहर से कहा, मौसी जी आपको खाने के लिए बुला रही हैं। मुझे? विजय ने पूछा। हाँ, कहकर संतोष चला गया। अनुराधा के रसोई घर में आसन बिछा हुआ था। विजय आसन पर बैठकर बोला, रात आसानी से कट जाती, आपने इतनी तकलीफ क्यों उठाई? अनुराधा पास ही खड़ी थी, चुप रही। परोसी हुई चीजों में कोई अधिकता नहीं थी, लेकिन जतन से बनाए और परोसे जाने का परिचय हर चीज में झलक रहा था। कितने सुंदर ढंग से वह चीजें सजी हुई थी। खाते खाते विजय ने पूछा, कुमार ने क्या खाया? साबूदाना पीकर सो गया है, लड़ा नहीं आज? अनुराधा हंस पड़ी, बोली, मेरे पास सोएगा इसीलिए वह आज बिल्कुल शांत है, कतई नहीं लड़ा।
विजय ने कहा। उसके कारण आपकी झंझटें बढ़ गई हैं, लेकिन इसमें मेरा कोई दोष नहीं है। वह स्वयं आपकी गृहस्थी में चुपचाप आकर शामिल हो गया। यही मैं सोचता हूँ। मैं भी यही सोचती हूँ। मालूम होता है उसके चले जाने पर आपको दुख होगा। अनुराधा पहले तो चुप रही, फिर बोली, उसे घर ले जाने से पहले आपको एक वचन देकर जाना होगा। आपको इस बात की निगरानी रखनी होगी कि उसे किसी बात की तकलीफ ना होने पाए। लेकिन मैं तो बाहर रहूंगा, कामकाज के झंझटों में अपने वचन की रक्षा कर सकूंगा, इस बात का भरोसा नहीं हो रहा। तो फिर आप इसे मेरे पास छोड़ जाएं। आप गलती करती हैं या और भी असंभव है। इतना कहकर विजय हंसता हुआ खाना खाने लगा। फिर खाते खाते बीच में बोल उठा, भाभी वगैरह के आने की बात थी, शायद अब वह आएंगी नहीं। क्यों? जिस धुन में कहा था वह धुन शायद जाती रही होगी। शहर के लोग गंवई गांव की ओर जल्दी पांव बढ़ाना नहीं चाहते। एक तरह से अच्छा ही हुआ मैं अकेला ही आपको असुविधा पहुंचा रहा हूँ। उन लोगों के आने से आपको और परेशानी होती। अनुराधा ने प्रतिवाद करते हुए कहा, आपका यह कहना अनुचित है। घर मेरा नहीं आपका है, फिर भी मैं ही सारी जगह घेर के बैठी रहूं, उनके आने पर बुरा मानूं, इससे बढ़कर अन्याय और कुछ हो ही नहीं सकता। मेरे विषय में ऐसी बातें सोचकर आप सचमुच ही अन्याय कर रहे हैं। कितनी कृपा आपने मुझ पर की है। क्या मेरी ओर से यही प्रतिदान है? इतनी बातें उसने इस ढंग से पहले कभी नहीं की थी। उत्तर सुनकर विजय हैरान रह गया। गांव की इस लड़की को उसने जितना अशिक्षित समझ रखा था उतनी वह नहीं है। थोड़ी देर चुप रहकर अपना अपराध स्वीकार करते हुए बोला, वास्तव में मेरा यह कहना उचित नहीं हुआ। जिनके विषय में यह बात उचित हो सकती है उनसे आप अधिक बड़ी हैं। लेकिन 2-3 दिन बाद ही मैं घर चला जाऊंगा। यहाँ आकर शुरू शुरू में मैंने आपके साथ बहुत बुरा व्यवहार किया था, लेकिन वह बिना पहचाने हुए था। सचमुच संसार में ऐसा ही हुआ करता है, अक्सर यही होता है। फिर भी जाने से पहले मैं अत्यधिक शर्मिंदगी के साथ क्षमा याचना करता हूँ। अनुराधा ने मीठे स्वर में कहा, क्षमा आपको मिल नहीं सकती। नहीं मिल सकती? क्यों? अब तक जितना अत्याचार किया है आपने, उसकी क्षमा नहीं। कहकर वह हंस पड़ी। दीपक के मध्यम प्रकाश में उसके हंसी भरे चेहरे पर विजय की नजर पड़ गई और पल भर के लिए एक अज्ञात आश्चर्य से उसका समूचा हृदय डोल उठा। पल भर चुप रहकर बोला, यही अच्छा है। मुझे क्षमा करने की आवश्यकता नहीं। अपराधी के रूप में ही मैं हमेशा याद आता रहूं। दोनों चुप रहे। 2-3 मिनट तक रसोई घर में एकदम सन्नाटा छाया रहा। निस्तब्धता भंग की अनुराधा ने। उसने पूछा, फिर आप कब तक आएंगे? बीच बीच में आना तो होगा ही, हालांकि आपसे भेंट नहीं होगी। दूसरे पक्ष से प्रतिवाद नहीं किया गया। समझ में आ गया कि बात सच है। खाना समाप्त करके विजय के बाहर जाते समय अनुराधा ने कहा, टोकरी में अनेक तरह की तरकारियां हैं, लेकिन अब बाहर नहीं भेजूंगी। कल सुबह भी आप यहीं भोजन कीजिएगा। तथास्तु। लेकिन समझ तो गई होंगी कि शायद औरों की अपेक्षा मेरी भूख अधिक है, अन्यथा प्रस्ताव प्रस्तुत करता कि सिर्फ सवेरे ही नहीं, निमंत्रण की मियाद और भी बढ़ा दीजिए, जितने दिन मैं यहाँ रहूं और आपके हाथ का ही खाकर घर जा सकूं। यह मेरा सौभाग्य है। दूसरे ही दिन सवेरे सवेरे अनेक प्रकार के खाद्य पदार्थ अनुराधा के रसोई घर के बरामदे में आ पहुंचे। उसने कोई आपत्ति नहीं की, उठाकर रख लिए। इसके बाद 3 दिन के बजाय 5 दिन बीत गए। कुमार बिल्कुल स्वस्थ हो गया। इन कई दिनों में विजय ने दुख के साथ महसूस किया कि आतिथ्य में तो कहीं कोई कमी नहीं थी, लेकिन परिचय की दूरी वैसी ही अविचलित बनी हुई है। किसी भी बहाने वह तिल भी निकट नहीं हुई। बरामदे में भोजन के लिए स्थान बनाकर अनुराधा अंदर से ही ढंग से थाली लगा देती है और संतोष परोसता रहता है। कुमार आकर कहता है, बाबूजी, मौसी जी कहती हैं मछली की तरकारी इतनी छोड़ देने से काम नहीं चलेगा और जरा सी खानी पड़ेगी। विजय कहता, अपनी मौसी से कह दे कि बाबूजी को राक्षस समझना ठीक नहीं है। कुमार लौटकर कहता, मछली की तरकारी रहने दो, शायद अच्छी ना बनी होगी, लेकिन कल की तरह कटोरे में दूध पड़ा रहने से उन्हें दुख होगा। विजय ने सुनकर कहा, तेरी मौसी जी अगर कल कटोरे के बदले नांद में दूध दिया करेंगी तो भी ना पड़ा रहेगा।
इसी तरह से 5 दिन बीत गए। स्त्रियों के आदर और देख रेख का चित्र विजय के मन में आरंभ से ही अस्पष्ट था। अपनी माँ को वह आरंभ से ही अस्वस्थ और अकुशल देखता आया है। एक गृहिणी के नाते वह अपना कोई भी कर्तव्य पूर्ण रूप से निभा नहीं पाती थी। उसकी अपनी पत्नी भी केवल 2-2.5 वर्ष ही जीवित रही थी, तब वह पढ़ता था। उसके बाद उसका लंबा समय सुदूर प्रवास में बीता। उस प्रवास के अपने अनुभवों की भली बुरी स्मृतियां कभी कभी उसे याद आ जाती हैं, लेकिन वह सब जैसे किताबों में पढ़ी हुई कल्पित कहानियों की तरह वास्तविकता से दूर मालूम होती हैं। जीवन की वास्तविक आवश्यकताओं से उनका कोई संबंध ही नहीं। और रही भाभी प्रभामयी, सो जिस परिवार में भाभी की प्रधानता है, जहाँ हर समय भले बुरे की आलोचना होती रहती है, वह परिवार उसे अपना मालूम नहीं होता। माँ को उसने अनेक बार रोते देखा है, पिता को उदास और अप्रसन्न रहते देखा है, लेकिन इन बातों को उसने स्वयं ही असंगत और अनाधिकार चर्चा समझा है। ताई अपने देवर के बेटे की खबर सुध ना ले या बहू अपने सास ससुर की सेवा ना करे तो बड़ा भारी अपराध है, ऐसी धारणा भी उसकी नहीं थी। और स्वयं अपनी पत्नी को भी अगर ऐसा व्यवहार करते देखता तो उसे दुख होता, सो बात भी नहीं। लेकिन आज उसकी इतने दिनों की धारणा को इन अंतिम 5 दिनों ने जैसे धक्के देकर शिथिल कर दिया। आज शाम की गाड़ी से उसके कलकत्ता रवाना होने की बात थी। नौकर चाकर सामान बांधकर तैयारी कर रहे थे। कुछ ही घंटों की देर थी। इतने में संतोष ने आकर आड़ में से कहा, मौसी जी बुला रही हैं। इस समय? हाँ, कहकर संतोष वहां से खिसक गया। विजय ने अंदर जाकर देखा, बरामदे में बाकायदा आसन बिछाकर भोजन के लिए जगह कर दी गई है। मौसी की गर्दन पकड़कर कुमार लटक रहा था। उसके हाथ से अपने को छुड़ाकर अनुराधा रसोई घर में घुस गई। आसन पर बैठकर विजय ने कहा, इस समय ये क्या? ऊपर से अनुराधा ने कहा, जरा सी खिचड़ी बनाई है, खाते जाइए। उत्तर देते समय विजय को अपना गला जरा साफ कर लेना पड़ा। बोला, बेवक्त आपने क्यों कष्ट किया? इसकी अपेक्षा आप 4-6 पूड़ियां ही उतार देती तो काम चल जाता। पूड़ी तो आप खाते नहीं। घर पहुंचते रात के 2-3 बज जाएंगे। बिना खाए आप जाते तो क्या मुझे कम दुख होता? बराबर यही ख्याल आता कि लड़का बिना खाए पिए यूं ही गाड़ी में सो गया होगा। विजय चुपचाप खाता रहा। फिर बोला, विनोद को कह दिया है, वह आपकी देखरेख करता रहेगा। जितने दिन आप इस मकान में हैं, आपको किसी तरह की कोई तकलीफ नहीं होगी। फिर कुछ देर चुप रहने के बाद कहने लगा, और एक बात आपसे कहे जाता हूँ, अगर कभी भेंट हो तो गगन से कह दीजिएगा। मैंने उसे क्षमा कर दिया, लेकिन वह इस गांव में ना आए। आने पर क्षमा नहीं करूँगा। कभी भेंट हुई तो उनसे कह दूंगी। इतना कहकर अनुराधा चुप हो गई। फिर पल भर बाद बोली, मुश्किल है कुमार के मारे। आज वह किसी भी तरह जाने को राजी नहीं हो रहा, और क्यों नहीं जाना चाहता सो भी नहीं बताता। विजय ने कहा, इसीलिए नहीं बताता कि वह खुद नहीं जानता, और मन ही मन यह समझता भी है कि वहां जाने पर उसे तकलीफ होगी। तकलीफ क्यों होगी? उस घर का यही नियम है। लेकिन हो तकलीफ, आखिर इतना बड़ा तो वही हुआ है। उसे ले जाने की जरूरत नहीं, यहीं रहने दीजिए मेरे पास। विजय ने हंसते हुए कहा, मुझे तो कोई आपत्ति नहीं, लेकिन अधिक से अधिक 1 महीने रह सकता है, इससे अधिक तो नहीं रह सकता। इससे क्या लाभ? दोनों कुछ देर मौन रहे। फिर अनुराधा ने कहा, इसकी जो विमाता आएगी सुना है पढ़ी लिखी है? हाँ, बीए पास है। लेकिन बीए तो उसकी ताई ने भी पास किया है। जरूर किया है, लेकिन बीए पास करने वाली किताबों में देवर के बेटे को लाड़ प्यार से रखने की बात नहीं लिखी होती। इस विषय की परीक्षा उन्हें नहीं देनी पड़ी होगी। और बीमार सास ससुर की, क्या यह बात भी किताबों में नहीं लिखी रहती? नहीं, यह प्रस्ताव तो और भी अधिक हास्यास्पद है। हास्यास्पद ना हो ऐसी भी कोई बात है। जरा भी किसी प्रकार की शिकायत ना करना ही हमारे समाज का सुभद्र विधान है। अनुराधा पल भर मौन रहकर बोली, यह विधान आप ही लोगों तक सीमित रहे, लेकिन जो विधान सबके लिए समान है वो ये है कि लड़के से बढ़कर बीए पास होना नहीं है। ऐसी बहू को घर में लाना उचित नहीं है, लेकिन लाना तो किसी न किसी को पड़ेगा ही। हम लोग जिस समाज के वातावरण में रह रहे हैं, वहाँ बीए पास किए बिना समाज सुरक्षित नहीं रहता, मन भी नहीं मानता, और शायद गृहस्थी भी नहीं चलती। अनाथ बहनों के लिए पेड़ के नीचे रहना मंजूर करने वाली बहू के साथ हम वनवास तो कर सकते हैं, लेकिन समाज में नहीं रह सकते।
अनुराधा की आवाज पल भर को तीखी हो उठी। बोली, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। आप इसे किसी निष्ठुर विमाता के हाथ नहीं सौंप सकते। विजय ने कहा, सो कोई डर नहीं। कारण सौंप देने पर भी कुमार हाथों से फिसलकर नीचे आ गिरेगा, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं कि वह निष्ठुर है। अपनी भावी पत्नी की ओर से आपकी बात का तीव्र प्रतिवाद करता हूँ। परिमार्जित रुचि के अनुकूल उदास अवहेलना के कारण मुरझाई हुई आत्मीयता की बर्बरता उनमें रत्ती भर नहीं है। वह दोष आप उन्हें मत दीजिए। अनुराधा हंसकर बोली, प्रतिवाद आप जितना चाहे करें, लेकिन जरा मुझे मुरझाई हुई आत्मीयता का अर्थ तो समझा दीजिए। विजय ने कहा, यह हम लोगों के बड़े सर्किल का पारिवारिक बंधन है। उसका कोड ही अलग है, शक्ल भी अलग है। उसकी जड़ रस नहीं खींचती, पत्तों का रंग हरा भी नहीं होने पाता कि पीलापन आने लगता है। आप गंवई गांव के गृहस्थ घर की लड़की हैं, स्कूल कॉलेज में पढ़कर पास नहीं हुई, किसी पार्टी या पिकनिक में सम्मिलित नहीं हुई, इसलिए इसका गूढ़ अर्थ मैं आपको समझा नहीं सकता। केवल इतना सा आभास दे सकता हूँ कि कुमार की विमाता आकर ना तो उसे जहर पिलाने की तैयारी करेगी और ना हाथ में चाबुक लेकर उसके पीछे ही पड़ जाएगी, क्योंकि वह आचरण परिमार्जित रुचि के भिन्न है। इसलिए इस संबंध में आप निश्चिंत हो सकती हैं। अनुराधा ने कहा, मैं उनकी बात छोड़े देती हूँ, लेकिन वचन दीजिए कि स्वयं भी देखे भालेंगे। मेरी केवल इतनी ही प्रार्थना है। विजय ने कहा, वचन देने को जी तो चाहता है, लेकिन मेरा स्वभाव और ही तरह का है, आदतें भी दुनिया से अलग हैं। आपके आग्रह को याद करके बीच बीच में देखने भालने की कोशिश करता रहूंगा, लेकिन जितना आप चाहती हैं उतना हो सकेगा ऐसा लगता नहीं है। अच्छा, अब मैं खा चुका, जाता हूँ, चलने की तैयारी करनी है। इतना कहकर वह उठ बैठा। बोला, कुमार आपके पास ही रहेगा। घर छोड़ने के दिन आ जाए तो इसे विनोद के साथ कलकत्ता भिजवा देना। जरूरत समझे तो उसके साथ संतोष को भी बिना किसी संकोच के भेज दें। आरंभ में आपके साथ जैसा व्यवहार किया है, मेरा स्वभाव ठीक वैसा ही नहीं है। चलते समय फिर आपको विश्वास दिलाए जाता हूँ कि मेरे घर कुमार से अधिक अनादर संतोष का नहीं होगा। मकान के सामने ही घोड़ा गाड़ी खड़ी है, सामान लादा जा चुका है। विजय गाड़ी पर चढ़ना ही चाहता है कि कुमार ने आकर कहा, बाबूजी, मौसी बुला रही हैं। अनुराधा सदर दरवाजे के पास खड़ी थी। बोली, प्रणाम करने के लिए बुलवा लिया, फिर कब कर सकूंगी मालूम नहीं, कहकर उसने गले में आंचल डालकर दूर से ही प्रणाम किया। फिर उठकर खड़ी हो गई और कुमार को अपनी गोदी के पास खींचकर बोली, दादी जी से कह दीजिएगा कि चिंता ना करें, जितने दिन भी मेरे पास रहेगा इसे किसी प्रकार की तकलीफ नहीं होगी। विजय ने हंसकर कहा, विश्वास होना कठिन है। कठिनाई किसके लिए है? क्या आपके लिए भी? कहकर वह हंस दी और दोनों की आंखें चार हो गईं। विजय ने स्पष्ट देख लिया कि उसकी पलकें भीगी हुई हैं। मुंह झुकाकर उसने कहा, किंतु कुमार को ले जाकर इसे कष्ट मत दीजिए, फिर कहने का अवसर नहीं मिलेगा, इसीलिए कह रही हूँ। आपके घर की बात याद आते ही इसे भेजने को जी नहीं चाहता, तो मत भेजिए। उत्तर में वह एक निश्वास लेकर चुप हो गई। विजय ने कहा, जाने से पहले आपको वायदे की एक बार फिर याद दिलाता जाऊं। आपने वचन दिया है, जब कभी कोई आवश्यकता पड़ेगी तो आप मुझे पत्र लिखेंगी। मुझे याद है, मैं जानती हूँ कि गंगोली महाशय से मुझे भिखारिन की तरह ही मांगना होगा, अंतर के संपूर्ण धिक्कार को तिलांजलि देकर ही मांगना पड़ेगा, लेकिन आपके साथ ऐसा नहीं है। जब जो भी चाहूंगी बिना किसी संकोच के आसानी के साथ मांग लूंगी। लेकिन याद रहे, कहकर विजय जाना ही चाहता था कि अनुराधा ने कहा, तो आप भी एक वचन देते जाइए, कहिए कि आवश्यकता पड़ने पर मुझे भी बताएंगे। बताने के योग्य मुझे क्या आवश्यकता पड़ेगी अनुराधा? सो कैसे बता दूं? मेरे पास और कुछ नहीं है, लेकिन आवश्यकता पड़ने पर तन मन से सेवा तो कर सकती हूँ। आप वह करने देंगी? मुझे कोई भी नहीं रोक सकता। कुमार नहीं आया। यह सुनकर विजय की माँ मारे भय के कांप उठी। यह कैसी बात है रे? जिसके साथ लड़ाई है उसी के पास लड़के को छोड़ा है। विजय ने कहा, जिसके साथ लड़ाई थी वह पाताल में जाकर छिप गया है। माँ, किसकी मजाल है जो उसे खोज निकाले? तुम्हारा पोता अपनी मौसी के पास है, कुछ दिन बाद आ जाएगा। अचानक उसकी मौसी कहाँ से आ गई? विजय ने कहा, माँ, भगवान के बनाए हुए इस संसार में कौन कहाँ से आ पहुंचता है कोई नहीं बता सकता। जो तुम्हारे रुपए पैसे लेकर डुबकी लगा गया
है, यह उसी गगन चटर्जी की छोटी बहन है। मकान से उसी को निकाल भगाने के लिए लाठी, सोटा और प्यादे दरबान लेकर युद्ध करने गया था, लेकिन तुम्हारे पोते ने सब गड़बड़ कर दिया। उसने उसका आंचल ऐसा पकड़ा कि दोनों को एक साथ निकाले बिना उसे निकाला ही नहीं जा सकता था। माँ ने अनुमान से बात को समझकर कहा, मालूम होता है कुमार उसके वश में हो गया है। उस लड़की ने खूब लाड़ प्यार किया होगा शायद। बेचारे को लाड़ प्यार मिला ही नहीं कभी, कहकर उन्होंने अपनी अस्वस्थता की याद करके एक गहरी सांस ली। विजय ने कहा, मैं तो बाहर ही रहता था, घर के अंदर कौन किसे लाड़ प्यार कर रहा है मैंने आंखों से नहीं देखा, लेकिन जब चलने लगा तो देखा कुमार अपनी मौसी को छोड़कर किसी तरह आना ही नहीं चाहता था। माँ का संदेह इतने पर भी नहीं मिटा। कहने लगी, गंवई गांव की लड़कियां बहुत तरह की बातें जानती हैं, साथ ना लाकर तूने अच्छा नहीं किया। विजय ने कहा, माँ तुम खुद गंवई गांव की लड़की होकर गंवई गांव की लड़कियों की शिकायत कर रही हो। क्या तुम्हें शहर की लड़कियों पर अंत में विश्वास हो ही गया? शहर की लड़कियां, उनके चरणों में लाखों प्रणाम। यह कहकर माँ ने दोनों हाथ जोड़कर माथे से लगा लिए। विजय हंस पड़ा। माँ ने कहा, हंसता क्या है रे, मेरा दुख केवल मैं ही जानती हूँ और जानते हैं वे। कहते कहते उनकी आंखें डबडबा आईं। बोली, हम लोग जहाँ की हैं वह क्या अब गाँव रह गए हैं बेटा? जमाना बिल्कुल ही बदल गया है। विजय ने कहा, बिल्कुल बदल गया है, लेकिन जब तक तुम लोग जीती हो तब तक शायद तुम्ही लोगों के पुण्य से गांव बने रहेंगे माँ, बिल्कुल लोप नहीं होगा उनका। उसी की थोड़ी सी झांकी अब की बार देख आया हूँ, लेकिन तुम्हें तो यह चीज़ दिखाना कठिन है, यही दुख रह गया मन में। इतना कहकर वह ऑफिस चला गया। ऑफिस के काम के तकाजे से उसे यहाँ चला आना पड़ा है। शाम को ऑफिस से लौटकर विजय भैया भाभी से भेंट करने चला गया। जाकर देखा कुरुक्षेत्र का युद्ध छिड़ रहा है। श्रृंगार की चीजें इधर उधर बिखरी पड़ी हैं। भैया आराम कुर्सी के हत्थे पर बैठे जोर जोर से कह रहे हैं, हरगिज नहीं, जाना हो तो अकेली चली जाओ, ऐसी रिश्तेदारी पर मैं आधी आधी। अचानक विजय को देखते ही प्रभा एक साथ जोर से रो पड़ी। बोली, अच्छा देवर जी तुम ही बताओ, उन लोगों ने अगर सितांशु के साथ अनीता का विवाह पक्का कर दिया तो इसमें मेरा क्या दोष? आज उसकी सगाई होगी और यह कहते हैं मैं नहीं जाऊंगा। इनके माने तो यही हुआ कि मुझे भी नहीं जाने देंगे। भैया गरज उठे, क्या कहना चाहती हो तुम? तुम्हें मालूम नहीं था हम लोगों के साथ ऐसी जालसाजी करने की क्या जरूरत थी इतने दिनों तक? माजरा क्या है सहसा ना समझ पाने से विजय हतबुद्धि सा हो गया, लेकिन समझने में उसे अधिक देर ना लगी। उसने कहा, ठहरो ठहरो, बताओ भी तो, अनीता के साथ सितांशु घोषाल को विवाह होना तय हो गया, यही ना? आज ही सगाई पक्की होगी। आई एम थ्रो कम्प्लीटली ओवरबोर्ड। मैं पूरी तरह से समुद्र में फेंक दिया गया। भैया ने हुंकार के साथ कहा, हूँ, और यह कहना चाहती हैं कि इन्हें कुछ मालूम ही नहीं है। प्रभा रोती हुई बोली, भला मैं क्या कर सकती हूँ देवर जी, भैया है, माँ है, लड़की खुद सयानी हो चुकी है, अगर वह अपना वचन भंग कर रही है तो मेरा इसमें क्या दोष? भैया ने कहा, दोष यही है कि वे धोखेबाज है, पाखंडी हैं, झूठे हैं। एक और जबान देकर दूसरी ओर छिपे छिपे जाल फैलाए बैठे थे। अब लोग हंसेंगे और कानाफूसी करेंगे, मैं शर्म के मारे क्लब में मुंह नहीं दिखा सकूंगा। प्रभा उसी तरह रुआंसे स्वर में कहने लगी, ऐसा क्या होता नहीं कहीं? इसमें तुम्हारे शर्माने की क्या बात है? मेरे शर्माने का कारण यह है कि वह तुम्हारी बहन है, दूसरे मेरी ससुराल वाले सब के सब धोखेबाज हैं, इसीलिए उसमें तुम्हारा भी एक बड़ा हिस्सा है। इसीलिए भैया के चेहरे को देखकर विजय इस बार हंस पड़ा, लेकिन तभी उसने झुककर प्रभा के पैरों की धूल माथे पर लगाकर बड़ी प्रसन्नता से कहा, भाभी भैया भले ही कितना क्यों न गरजे, ना मुझे क्रोध आएगा ना अफसोस होगा, बल्कि सचमुच ही इसमें तुम्हारा हिस्सा हो तो भी मैं तुम्हारा आजीवन कृतज्ञ रहूंगा। फिर भैया की ओर मुड़कर बोला, भैया तुम्हारा नाराज होना सचमुच बहुत बड़ा अन्याय है। इस मामले में जबान देने के कोई माने नहीं होते, अगर उसे बदलने का मौका मिले। विवाह तो कोई बच्चों का खेल नहीं है। सितांशु विलायत से ICS होकर लौटा है, उच्च श्रेणी का आदमी ठहरा। अनीता देखने में सुंदर है, BA पास है, और मैं यहाँ भी पास नहीं कर सका और विलायत में भी 7-8 वर्ष बिताकर एक डिग्री प्राप्त नहीं कर सका, और अब लकड़ी की दुकान पर लकड़ी बेचकर गुजर करता हूँ। ना तो पद गौरव है ना कोई डिग्री। इसमें अनीता ने कोई अन्याय नहीं किया भैया। भैया ने गुस्से के साथ कहा, बार बार अन्याय किया है, तू क्या कहना चाहता है? तुझे जरा भी दुख नहीं हुआ? विजय ने कहा, भैया तुम बड़े हो, पूज्य हो, तुमसे झूठ नहीं बोलूंगा, तुम्हारे पैर छूकर कहता हूँ, मुझे रत्ती भर भी दुख नहीं हुआ। अपने पुण्य से तो नहीं, किसके पुण्य से बचा सो भी नहीं मालूम, लेकिन ऐसा लगता है मैं बच गया। अभी चलो मैं ले चलता हूँ।
भैया चाहें तो रूठ कर घर में बैठे रहें, लेकिन हम तुम चलें, तुम्हारी बहन की सगाई में भर पेट मिठाई खाएं। प्रभा ने उसके चेहरे की ओर देखकर कहा, तुम मेरा मजाक उड़ा रहे हो देवर जी? नहीं भाभी, मजाक नहीं उड़ाता। आज मैं अंतःकरण से तुम्हारा आशीर्वाद चाहता हूँ। तुम्हारे वरदान से भाग्य मेरी ओर फिर से मुंह उठाकर देखे। लेकिन अब देर मत करो, तुम कपड़े पहन लो, मैं भी ऑफिस के कपड़े बदल आऊं। इतना कहकर विजय जल्दी से जाना चाहता था कि भैया बोल उठे, तेरे लिए निमंत्रण नहीं है, तू वहां कैसे जाएगा? विजय छिटक कर खड़ा हो गया। सो तो ठीक है, शायद वह शर्मिंदा होंगे, लेकिन बिना बुलाए कहीं भी जाने में मुझे आज संकोच नहीं है। जी चाहता है कि दौड़ते हुए जाऊं और कह आऊं कि अनीता, तुमने मुझे धोखा नहीं दिया। तुम पर ना तो मुझे कोई क्रोध है, ना कोई ईर्ष्या। मेरी प्रार्थना है कि तुम सुखी हो। भैया, मेरी प्रार्थना मानो, क्रोध शांत कर दो। भाभी को लेकर जाओ, कम से कम मेरी ओर से ही सही अनीता को आशीर्वाद दिया हो तुम दोनों। भैया और भाभी दोनों ही हतबुद्धि से होकर एक दूसरे की ओर देखने लगे। साथ साथ दोनों की निगाहें विजय के चेहरे पर पड़ी। उसके चेहरे पर व्यंग का वास्तव में कोई चिन्ह नहीं था। क्रोध या अभिमान के लेश मात्र भी छाया उसकी आवाज में नहीं थी। सचमुच ही जैसे किसी सुनिश्चित संकट के जाल से बच जाने से उसका मन शाश्वत आनंद से भर उठा था। आखिर प्रभा अनीता की बहन ठहरी। बहन के लिए यह संकेत लाभप्रद नहीं हो सकता। अपमान के धक्के से प्रभा का हृदय एकदम जल उठा। उसने कुछ कहना चाहा, लेकिन गला रूंध गया। विजय ने कहा, भाभी, अपनी सारी बातें कहने का अभी समय नहीं आया है। कभी आएगा या नहीं सो भी मालूम नहीं, लेकिन अगर किसी दिन आया तो तुम भी कहोगी कि देवर जी, तुम भाग्यवान हो, तुम्हें मैं आशीर्वाद देती हूँ। ये कथा थी अनुराधा की। अगर आपको ये कथा अच्छी लगी हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने मित्रों के साथ शेयर भी कीजिए। फिर मिलेंगे किसी नई कथा कहानी के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।